साथियों, जून महीने के शुरुआती सप्ताह में किसान साथियों ने गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अपने नर्सरी की बिजाई कम करी है। लेकिन अब किसान साथी दूसरे सप्ताह के गुजरने के बाद में बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। किसान भाइयों को अब यहाँ पर किस्मों का चुनाव करने के साथ साथ नर्सरी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 18 से 20 दिन के बीच में अब उन्हें अपनी नर्सरी बहुत जल्दी से तैयार चाहिए। चूँकि अब ग्रीष्म ऋतु के धान की भी कटाई का समय आ गया है। बड़े स्केल पर किसान साथियों ने ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई प्रारंभ कर दी है, तो अब उन्हें नई जो वैरायटियों का चुनाव करना है वो भी ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई के बाद में दोबारा से धान की रोपाई करनी है। और जिन भी किसान साथियों को अभी ज्वार या दूसरी किन्हीं भी फसलों की कटाई होने के बाद में बिजाई करनी है, वो मानसून की शुरुआती बरसात में ही धान की रोपाई करना चाहते हैं, तो उन्हें 18 से 20 दिन के अंदर अपनी नर्सरी को तैयार करना होगा। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान भाई ये पूछना चाहते हैं कि हमें अलग अलग किस्मों का जब चुनाव हम कर रहे होते हैं तो क्या अलग अलग किस्मों के तरीके से ही नर्सरी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, या फिर नर्सरी का ट्रीटमेंट करते समय सभी किस्मों का एक प्रकार से ट्रीटमेंट करें और रोपाई करने के बाद में किस्म के हिसाब से हम अपने खेतों को खाद उपलब्ध कराएं। साथियों, यहाँ पर हमें फोकस करना है कि वो किस्में चुनाव करनी है जिनमें हमें ज़्यादा रोग ना झेलने पड़े और कम रोग देखने को मिले। यहाँ पर 1509, 1692 जैसी जो किस्में हैं बासमती की, उनमें 1121 है, 1718 है और 1847 भी किस्म है। लेकिन 1847 ने पिछले साल में अच्छे रिजल्ट ना होने के कारण किसान साथियों ने इस साल इसे इग्नोर ज़्यादा किया है। यहाँ पर एक तो होगी ज़्यादा बढ़ने वाली किस्में जैसे 1121 है और एक 1718 है, और दूसरी किस्में थोड़ी कम लंबाई पकड़ने वाली किस्में हो गई जैसे 1509 है और 1692 है। किसान साथियों, यहाँ पर यदि आप बासमती की 1121 या 1718 का चुनाव कर रहे हैं तो ये किस्में आपकी 20 से 21 दिन में तैयार हो जाती हैं, नर्सरी की जहाँ तक बात कर रहा हूँ। और यदि आप 1509 और 1692 का चुनाव कर रहे हैं तो ये 18 से 20 दिन का समय ले लेती हैं, ये बड़ी आसानी से तैयार हो जाती हैं। आप इन किस्मों का चुनाव 20 दिन का समय लेकर कर सकते हैं और 20 दिन में आपकी नर्सरी 100% तैयार हो जाएगी। यहाँ पर यदि आप नर्सरी के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो नर्सरी का ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास में चाहे लिक्विड दवा है चाहे पाउडर फॉर्म की दवा है। पाउडर फॉर्म की दवा को आप इस टाइप से ट्रीट करें जैसा कि दिखाया गया है, और यदि लिक्विड दवा है तो आप अपने धान में लिक्विड दवा का छिड़काव करके अच्छे प्रकार से उसे कोट कर लें। और यहाँ पर मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो दवा आपको 20 ग्राम प्रति 10 किलो धान के लिए लेनी है, यानी कि 10 किलोग्राम धान के लिए स्प्रिंट दवा ले सकते हैं। स्प्रिंट क्यों लेना है? क्योंकि इंडोफिल का है और इसमें कार्बेंडाजिम आपको 25% तक मिल जाता है। इसके साथ मैनकोजेब आपको 50% मिल जाएगा, तो 75% का अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छे फंगीसाइड हैं और बढ़िया तरीके से ट्रीट अगर कर दोगे तो यहाँ पर आपको बकानी जैसे रोग भी देखने को नहीं मिलेंगे, और फंगस नुमा जो रोग तेज़ी से हमारी नर्सरी को पीला करते हैं और प्रभावित करते हैं वो भी रोग यहाँ पर नहीं आएंगे। साथियों, यहाँ पर यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपके पास में उपलब्ध है तो 2 ग्राम प्रति किलो धान के लिए ले लीजिए और उससे आप ट्रीट कर लीजिए। यानी कि 10 किलोग्राम धान को यदि 20 ग्राम दवा से ट्रीट कर लेते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत ज़बरदस्त फंगीसाइड है। यह आपके खेत में फंगस को बिल्कुल भी नहीं आने देगा और आपके खेत में बकानी जैसे रोग भी आपकी नर्सरी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि यदि हम अपने धान की नर्सरी को ट्रीट नहीं कर पाए हैं तो हम किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे खेत में बकानी जैसे रोग ना आए। बहुत सारे किसान साथियों की ये विकट समस्या है, क्योंकि बकानी बड़े स्केल पर किसान साथियों की फसल को प्रभावित करती रही है। और साथियों, यहाँ पर बकानी की अगर बात करी जाए तो लगभग सभी किस्मों में बकानी जैसे रोग बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिल रहे हैं, और ये हमारी फसल को 40% तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें बकानी से अपनी फसल को सही समय पर बचाव करना होगा। यहाँ पर नर्सरी का ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नर्सरी का ट्रीटमेंट को करते समय ही आप अच्छे फंगीसाइड से अपनी नर्सरी का ट्रीटमेंट कर लीजिए। इससे जो भी आपकी फंगस होगी वो फंगस कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब जैसे फंगीसाइड के संपर्क में आने के बाद ख़त्म हो जाएगी। इससे आपका धान स्वस्थ रहेगा। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि जब हमारे खेत में फंगस चली गई है और फंगस पानी के संपर्क में आने के बाद
हमारे पौधे को फंगस ने प्रभावित कर दिया है और हमारा पौधा बकानी जैसे रोग से ग्रसित हो चुका है, यानी एक पौधा लंबा बढ़ने लगा है, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करने की दिशा बदल जाती है और दवाएं बदल जाती हैं। दवाएं यहाँ पर हमें फंगिसाइड नहीं काम करेंगे, दवाएं यहाँ पर हमें चूज़ करनी होंगी कीटनाशक के रूप में काम करने वाली फिप्रोनिल जैसी। मैं आपको फिप्रोनिल का यहाँ पर प्रैक्टिकल एक उदाहरण बता सकता हूँ कि लगभग पिछले 8 से 10 सालों में बकानी रोग को बिल्कुल 100% नियंत्रित करने में फिप्रोनिल 5% कारगर साबित हुआ है। आप लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5% ले लीजिए 250 ml दवा को, उसके साथ में थायमोथॉक्सम भी मिक्स कर सकते हैं 250 ग्राम, और इसको मिक्स करके आप एक स्प्रे भी दे सकते हैं। यदि आप अपने खेत में बुरकाव के माध्यम से दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप रीजेंट ले लीजिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए। आप उसके साथ में जितना भी साल्ट बुरकाव के माध्यम से लगाना चाहते हैं उसके साथ मिक्स करके आप रीजेंट का बुरकाव कर सकते हैं। घोल में यदि आप रीजेंट की मात्रा लगा रहे हैं तो उसे आप 2.5 किलोग्राम तक डाल सकते हैं। बुरकाव के माध्यम से लगा रहे हैं तो आप 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए ले सकते हैं। ये भी किसान साथियों का एक सवाल था कि हम रीजेंट की मात्रा को बुरकाव के माध्यम से लगाएं तो कितना लगाएं। यदि घोल के समय लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर आधा थैला यानी कि 2.5 किलोग्राम तक रीजेंट को लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बुरकाव के माध्यम से लगाना, तो यहाँ पर आप 1 से 1.5 किलोग्राम बुरकाव के माध्यम से ऊपर ज़मीन पर जब भी दूसरे खादों के साथ मिला के लगाएं तो आप मिला के लगा सकते हैं। इससे आपकी बकांदी को ये नियंत्रित करने में सक्षम होगा। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि अगर हमारी नर्सरी पीली पड़ रही है तो उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आपके खेत में नर्सरी का पीलापन बहुत ज़्यादा है और हल्दी नुमा पौधा आपका हो रहा है और पौधे की जड़ से लेकर ऊपर तक पौधे में पीलापन है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स कर लीजिए। आप लगभग 15 से 20 लीटर के पानी की टंकी में 20 ग्राम ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में आप एक स्प्रे दे दीजिए। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में मिक्स कर सकते हैं तो वैलिडामाइसिन 250 ml बहुत अच्छा साबित होगा और दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी नर्सरी के पीलापन को ख़त्म करने में सक्षम होगा और आप इसका स्प्रे करने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद में ही रिजल्ट इसमें देख सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं हमारी नर्सरी की पत्तियां ऊपर से नोक जल सी रही है और झुलसा के से सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि आपके खेत में झुलसा जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काफ़ी हद तक सक्षम होता है और आपके खेत में किसी भी प्रकार का झुलसा है उसे ये कंट्रोल करने में बिल्कुल कारगर साबित होगा। साथियों, यहाँ पर अगर बात करी जाए कि आपकी नर्सरी के लिए कौन कौन से खाद या उर्वरक या हम जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करके कौन कौन से लगा सकते हैं, तो देखिए आपकी नर्सरी के हिसाब से यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का चुनाव करना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपकी नर्सरी में पीलापन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है और आपकी नर्सरी स्वस्थ चल रही है तो आप 11 से 12 दिन पर सरसों की खली ले लीजिए। 10 किलोग्राम धान के लिए 3 किलोग्राम खली और 3 किलोग्राम सरसों की खली के साथ में आप यूरिया खाद मात्र 3 किलोग्राम मिक्स कर लीजिए। ये घोल बनाने के बाद आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम इसी साल्ट के साथ में मिक्स करके पानी के साथ में छिड़काव कर दीजिए। आपको फिर नर्सरी में कुछ और दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि यदि हमारी नर्सरी में बड़वार ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, झुंडी नुमा नर्सरी हमारी दिखाई दे रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर यदि आपकी नर्सरी में झुंडी नुमा रोग दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर किसी भी टाइप का एक फंगीसाइड लीजिए और फंगीसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन अगर हो तो वो बहुत अच्छा साबित होगा। यानी 1 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 1 लीटर पानी के साथ में उसे मिक्स कर लीजिए और यदि उसके साथ में आप मिक्स कर रहे हैं तो कासुगामाइसिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करके एक स्प्रे दे दीजिए। यदि झुंडी नुमा रोग आपके खेत में है तो वो तुरंत नियंत्रित हो जाएगा। साथियों, बुरकाव के माध्यम से लगाई जाने वाली दवा के लिए आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप वर्टाको ले लीजिए या फिर फेराडॉन ले लीजिए, फ्यूरी ले लीजिए, रीजेंट आप ले सकते हैं और इसके साथ में यदि आपके पास में फटेरा अवेलेबल है तो फटेरा ले लीजिए। डोज इनकी 500 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के हिसाब से आपको लेनी है। यानी किसी भी टाइप के कीटनाशक जो बुरकाव के माध्यम से लगाए जाने हैं मात्र 500 ग्राम आपको लेने होंगे। 500 ग्राम यहाँ पर कीटनाशक लेने के साथ में आप जिंक आप मिक्स कर लीजिए। जिंक कितना, आप यहाँ पर 300 से 400 ग्राम तक जिंक ले सकते हैं। 10 किलोग्राम धान के लिए अच्छे से ट्रीट कर लीजिए और जिंक के साथ में
कीटनाशक हो गया, जिंक हो गया, और इसके साथ में आप एक कोई भी फंगीसाइड मिक्स कर सकते हैं। फंगीसाइड आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% भी ले सकते हैं, और ये 250 ग्राम काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसके साथ में यदि आप मिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी कि हराकसिस आप मात्र 500 से 600 ग्राम इसके साथ में मिक्स कर लीजिए। ये 3 से 4 आइटम का कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा, और इससे आपके खेत में किसी भी टाइप की झुंडीनुमा अगर स्थिति दिखाई दे रही है तो वो भी खुल जाएगी, और पत्तियों में विकास तेज़ी से होगा, पत्तियों में हरापन तेज़ी से बढ़ेगा। साथियों, यहाँ पर ह्यूमिक एसिड आपके खेत में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ह्यूमिक एसिड यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड भी इस मिक्सचर के साथ में मिला के आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास में कोई भी मिक्सचर नहीं है, कोई भी साल्ट उपलब्ध नहीं है, तो आप वर्टाको आप ले सकते हैं 500 से 600 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए। रीजेंट आप 500 से 600 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान ले सकते हैं। इसके साथ आप यदि कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो फेराडोन ले लीजिए 500 से 600 ग्राम। फ्यूरी ले सकते हैं, फ्यूरी भी अच्छा काम करता है। तो आप इनमें से किसी भी एक साल्ट का चुनाव करके भी बुरकाव कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आप इसके साथ में 250 से 500 ग्राम मिक्स करके बुरकाव कर देंगे तो वो भी अच्छा काम करेगा। साथियों, यहाँ पर आपको फोकस ये करना होगा कि आपको नर्सरी की पहचान ये करनी है कि हमारी नर्सरी में शिकायत क्या चल रही है। यदि शिकायत है कि कीट लगा हुआ है तो उसके लिए आपको कीटनाशक डालना है। यदि आपके खेत में ऊपर से झुलसा जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी फंगीसाइड से इसको नियंत्रित करना होगा। यदि आपको लग रहा है कि आपकी नर्सरी स्वस्थ चल रही है तो आगे बढ़ाने के लिए आप सरसों की खली और उसके साथ यूरिया खाद और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन लगाकर अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों, ये काफ़ी अच्छे साल्ट हैं जिनके माध्यम से आप अपनी नर्सरी को बढ़िया बना सकते हैं, और मात्र 18 से 20 दिन में ही अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। किसी भी किस्म का चुनाव आप करके अपनी नर्सरी तैयार करिए। नर्सरी को तैयार करने का तरीका एक ही है कि आप उसमें अच्छी डोज लगाइए और अच्छे प्रकार से अपनी नर्सरी को स्वस्थ रखिए। यदि फुटाव कम होगा नर्सरी में तो आपके पौधे कमज़ोर होंगे और आपके खेतों में भी यहाँ पर ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी नर्सरी स्वस्थ है और 2 से 3 पौधे का फुटाव आपकी नर्सरी में ही दिखाई दे रहा है तो आपके पौधे यहाँ पर स्वस्थ रहेंगे और कम मात्रा की खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और कम खाद लगाने से आपके खेत में अच्छी ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं आपको देता रहता हूँ। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।